Hello students, this is my second lecture and in previous lecture I have discussed about the रज़िया सुल्तान। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हम लोग रज़िया सुल्तान के बारे में बात किए थे कि रज़िया सुल्तान की डेथ के बाद उसका भाई नसरुद्दीन, तो जो चेहरगानी के सरदारों का ग्रुप था जिसे कि चेहरगानी के नाम से जाना जाता था, दे हैज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट रज़िया सुल्तान। इन लोगों ने रज़िया सुल्तान के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हैज की, एक षड्यंत्र रचा और जिसमें कि रज़िया सुल्तान को पकड़ लिया गया, याकूब को मार दिया गया और अल्तुनिया जो मेन सरदार था उसके साथ रज़िया सुल्तान की शादी हो गई। लेकिन बाद में फिर दोनों का मर्डर कर दिया गया और इसका भाई रज़िया सुल्तान का भाई नसरुद्दीन जो था ही बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत का जो है शासक बन गया, सुल्तान बन गया। लेकिन नसरुद्दीन भी बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सका। ही वॉज ए बिग एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेरी मेकिंग एंड एंटरटेनमेंट। और वो जो था वो भी कोई कुशल प्रशासक नहीं था। वो हमेशा आमोद प्रमोद में ही लीन रहता था, वो मनोरंजन में हमेशा लीन रहता था और शासन और प्रशासन पर उसका ज़्यादा ध्यान नहीं था। नसरुद्दीन की डेथ हो गई। नसरुद्दीन की डेथ के बाद एक और स्लेव था, इसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। उसके बाद नसरुद्दीन की डेथ के बाद तो इन लोगों का कोई पीरियड ऐसा नहीं रहा है जिससे इतिहास में नसरुद्दीन वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने कोई अचीवमेंट रहा है और ना ही इन लोगों ने कोई रोल इस तरह का प्ले किया। तो इसलिए इसके बाद शासन शुरू हो जाता है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन जो था ये भी स्लेव ही था और गियासुद्दीन की डेथ के बाद ही स्लेव डायनेस्टी का अंत भी हो जाता है। तो गियासुद्दीन बलबन जो था ये एक स्लेव था। इसने जो है नसरुद्दीन की डेथ के बाद इसने वहाँ की दिल्ली के तख्त पर इसने कब्जा कर लिया और खुद अपने आप को इसने सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। ये बहुत पावरफुल आदमी था और ही वॉज ए वेरी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। वह बहुत अच्छा प्रशासक था एंड ऑल्सो ग्रेट वॉरियर, और एक बहुत अच्छा वो वॉरियर भी था, योद्धा भी था। इसने अपने शासन की शुरुआत ही जिसे कि पहली इसने काम ये किया कि इसने जो सुल्तान की स्थिति को, सुल्तान की जो स्थिति थी उसको इसने थोड़ा सा इम्प्रूव किया। इसने ये कहा कि जो राजा होता है द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इसने कहा कि जो राजा होता है वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वह ईश्वर के समान होता है। प्रतिनिधि बल्कि इसने कहा कि वो ईश्वर के समान होता है। तो लोगों ने इस बात का बहुत विरोध किया कि उस समय जो मोहम्मदन थे, जो मुसलमान थे, जो नोबल थे, उन लोगों ने भी इस बात का विरोध किया कि वो अपने आप को जो है वो देवता कह रहा है, अपने आप को भगवान कह रहा है, जो कि सही नहीं था। जो लोग कहते थे कि ईश्वर सिर्फ एक है, उसका कोई प्रतिरूप नहीं हो सकता, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बात से लोग खुश नहीं थे। लेकिन ही बिलीव्ड इन द पार्सी ऑफ ब्लड एंड आयरन। वह ब्लड एंड आयरन की पार्सी को विश्वास करता है। ब्लड एंड आयरन का मतलब है कि वो पावर की बल पर शासन करने में विश्वास करता था। वो विश्वास करता है कि जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, वही शासन कर सकता है। तो इस बात पर विश्वास करता था और इसलिए उसने सभी को पावर के द्वारा दबाया। जो नोबल थे वो इसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं कर पाए, जो नोबल थे इसके खिलाफ किसी तरह कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रख पाए। जो मंगोल्स थे, मंगोल्स भी हमेशा भारत पर वो अटैक करते रहते थे, वो भारत पर शासन करना चाहते थे। जानते थे कि भारत एक धनी देश है, इट इज़ ए रिच कंट्री एंड दे वांटेड टू रूल ओवर इंडिया, लेकिन दे कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। गियासुद्दीन के समय में भी, गियासुद्दीन के बलबन के समय में भी मंगोलों ने अटैक किया, लेकिन उसको निष्फल कर दिया गियासुद्दीन बलबन ने। गियासुद्दीन बलबन ने उन सबको को हरा दिया और मंगोल फिर एक बार भाग गए। तो ये इसकी एक उपलब्धि ये थी कि मंगोलों को इसने भारत में घुस लिया और इसी ब्लड और आयरन के पास ही का इसके समय कोई विद्रोह नहीं कर पाया। इसलिए ये लगभग जो है 1246 से 1286 तक इसने शासन किया। इसने दो बार से कस्टम इंट्रोड्यूस किए, जिसे मैंने पहले कहा कि ये राजा की स्थिति को और बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कि लोग जो किंग है, जो सुल्तान है, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें और उससे डरे थे। तो इसने ये दो कस्टम थे, जिनका नाम था सिजदा और पाइबोस। सिजदा और पाइबोस ये दो पर्शियन कस्टम थे, मतलब ये पर्शिया में ये सिस्टम जो है चलता था।
इसलिए दो सिस्टम सिजदा था और पाइबोस था। ये सिस्टम इसने शुरू इसलिए भी किया था जिससे राजा के प्रति लोगों को सम्मान हो, राजा का लोग सम्मान करें। सिजदा ये था कि सिर झुका करके राजा को सलामी करना, कि मतलब मैं आपके अधीन हूँ, मैं आपसे नीचे हूँ, ये दिखा। तो ये सिजदा था। और पाइबोस एक सिस्टम था कि सुल्तान के पैर को चूमना, किसिंग ऑफ द फीट ऑफ सुल्तान के पैर को चूमना। तो ये सब चीज़ें, ये दो कस्टम इसमें पर्सनल कस्टम थे। इसके पहले के किसी भी रूलर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसने ये इंट्रोड्यूस किया। और इसका जो मेन काज था, द ब्रेन बिहाइंड दिस वाज टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ द किंग, लेवल ऑफ द सुल्तान। इसका जो मेन काम तो ये था कि सुल्तान की स्थिति को और अधिक मजबूत करना और उसे और अधिक सम्मान देना। तो इसलिए इसने 2% कस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसने स्पाई सिस्टम, मतलब कि जो गुप्तचर व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था को उसने काफ़ी मजबूत किया। और ये अपने जो किंगडम था, इसका जो राज्य था, सिर्फ उसी में नहीं बल्कि जो नोबल्स होते थे उनसे भी उनकी भी मुक्ति करवाता था। उनके पीछे भी गुप्तचर लगाते थे कि कौन क्या कर रहा है, किससे मिल जुल रहा है, ये सब भी देखता था, जिससे कि कोई नोबल्स इस पर हावी ना हो पाए, कोई नोबल्स ऐसा ना हो कि इसके खिलाफ किस तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी हैज कर पाए, कोई ट्रांसपेरेंसी कर पाए। तो इसने इस स्पाई सिस्टम को मजबूत किया। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने जो फ्रंटियर एरिया थे इसने जो फोर्ट थे, फोर्ट को, जो पुराने फोर्ट हो गए थे, जो किले पुराने हो गए थे, उनको इसने मरम्मत करवाई और कुछ नए रोड भी इसने बनवाए, कुछ नए किले भी इसने बनवाए। इसके अलावा इसकी जो आर्मी थी वो पूरी वेल ऑर्गेनाइज आर्मी थी, पूरी तरह से वो ऑर्गेनाइज की गई थी। और जो आर्मी थी उसमें बहुत अधिक अनुशासन भी था, जिससे कि जब भी कोई विद्रोह होता, जब भी कोई रिवोल्ट होता था, तो उसमें जो आर्मी होती थी वो शामिल होती थी। वो बिना आर्मी की सपोर्ट के कोई विद्रोह कर नहीं सकता था। तो इसलिए ये जो है बहुत अच्छे से अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। स्पाइस सिस्टम को उसने काफ़ी स्ट्रांग बनाया, जिससे कि इससे सारी चीज़ें पता चलती रहे कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो इसलिए स्पाइस सिस्टम को भी स्ट्रांग किया। फिर इसने ओल्ड फोर्स को रिक्वायर करवाया और न्यू फोर्स बनवाए। इनहैंस द स्टेटस ऑफ किंग, इसने अपने किंग के स्टेटस को और अधिक इनहैंस किया और अधिक ऊंचा किया। तो ये सब बलबन के समय की उपलब्धियाँ थी कि जो बलबन ने किया था। वो चाहता था कि राजा की जो स्थिति है, राजा की जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे। और इस पॉलिसी में गयासुद्दीन बलबन सफल भी रहा और उसने निर्बाध रूप से 1246 से लेकर के 1286 तक इसने शासन किया। इसके बाद 1286 में इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ के बाद जो इसके आगे के जनरल थे, जो इसके लड़के थे, उन लोगों ने कुछ दिन तक शासन किया, लेकिन वो सब अयोग्य थे, वो सब इस लायक नहीं थे कि वो शासन कर सके। और फिर इसके बाद इसका जो ग्रांडसन जो था वो शासन किया कुछ समय तक। लेकिन इसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाने के बाद एक नए वंश का उदय हुआ भारत में, जिसे कि खिलजी वंश का नाम जाना जाता है। तो इसके जो सन थे, उनकी डेथ के बाद एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसका नाम होता है खिलजी वंश। और फाउंडर ऑफ खिलजी वंश हुआ था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो था वही वो फाउंडर था इस खिलजी डायनेस्टी का, खिलजी वंश का। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में कि बलबन की डेथ के बाद फिर इसके बाद जो खिलजी वंश की शुरुआत होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात किए थे, अभी हम बात कर रहे थे गयासुद्दीन बलबन की। गयासुद्दीन बलबन की 1286 में गयासुद्दीन बलबन की डेथ हुई। इसके बाद इसके जो भी बच्चे थे, या इसके आने वाले जो पीढ़ियाँ थी, वो सब अयोग्य थे, इसलिए वो शासन को अपने हाथों में नहीं रख सके। तो उन लोगों का थोड़ा सा केवल 4 साल का समय था जिसमें कि गयासुद्दीन के बच्चों ने शासन किया, उसके लड़कों ने शासन किया। लेकिन चूँकि इतिहास में नाम उन्हीं लोगों का होता है जिनकी कुछ उपलब्धियाँ होती हैं, इनका कोई अचीवमेंट होता है। तो इन लोगों की जो गयासुद्दीन के लड़के थे, इनकी कोई अचीवमेंट थी नहीं, इसलिए इतिहास में इनका कोई खास नाम है नहीं और ना ही आपको कोई। तो इसके बाद गयासुद्दीन के चूँकि कोई बच्चे अवेल नहीं थे, कोई बच्चे योग्य नहीं थे, इसलिए एक नए व्यक्ति ने एक नए वंश के उदय किया। वो
था खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी जो फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का, वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसके बच्चों को शासन से उतार दिया। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो स्लेव डायनेस्टी से, और इसी के बाद से बर्बर के बाद से ही स्लेव डायनेस्टी का अंत हो जाता है। ये जलालुद्दीन खिलजी जो था वो एक नौबस था, वो कुलीन वंश का था। इसने जब यह देखा कि जो बलबन के बच्चे हैं वो सब अयोग्य हैं, वो शासन को अपने हाथों में नहीं रख पा रहे हैं, तो इसने शासन को कैप्चर किया और इसने अपना शासन शुरू कर दिया। ये जलालुद्दीन खिलजी ने जब दिल्ली की सत्ता संभाली, जब दिल्ली का शासन संभाला, कि ही वाज 70 ईयर ओल्ड, वह उस समय 70 साल का था, लेकिन वह भी उतना योग्य नहीं था। वो वी कुड नॉट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज किंगडम, वह अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सका, उसने कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बना पाया। और इस कारण से क्योंकि एज उसकी काफ़ी हो गई थी, इससे उसकी शारीरिक क्षमता भी अब कम हो गई। वह अपने राज्य के अपने किंगडम में कुछ खास पैसा नहीं कर पाया। उसके बाद जो उपलब्धि थी वो उपलब्धि थी देवगिरी तक उसने शासन किया, देवगिरी को अपने शासन में मिला लिया था उसने। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का उसमें कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही एम्बिशियस था और वह अलेक्जेंडर की तरह से ही वांटेड टू बी सेकंड अलेक्जेंडर, वह दूसरा अलेक्जेंडर बनना चाहता था, वो विश्व विजेता बनना चाहता था। वो बहुत अधिक एम्बिशियस था, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भतीजा भी था और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था, सन-इन-लॉ भी था। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए, देवगिरी को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी एक सेना लेकर के देवगिरी पर अटैक कर दिया और उसने देवगिरी को जीत लिया। यह एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि देवगिरी जो था एक सशक्त राज्य था और वहाँ से वह बहुत सारा धन लूट करके लाया अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इस बात से बहुत खुश हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी विद द अचीवमेंट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, वह उसके अचीवमेंट से बहुत खुश था और वह उससे मिलने के लिए गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसी समय एक षड्यंत्र रचा। जब जलालुद्दीन खिलजी उससे कहा कि मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ, अकेले मिल के मैं आपसे खुशियाँ बांटना चाहता हूँ, आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी बहुत चालाक नहीं था, कुछ समझ नहीं पाया और वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए अकेले चला गया। लेकिन जब जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन से गले मिला, उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने पीछे से जो है उसके पीठ में खंजर ठोक दिया और उसे मार डाला। जलालुद्दीन खिलजी की वहीं पर डेथ हो गई। जलालुद्दीन खिलजी की डेथ के बाद अलाउद्दीन खिलजी डिक्लेयर्ड हिम द सुल्तान ऑफ दिल्ली, उसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी का जो रूलिंग पीरियड था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, सिर्फ वह 1290 से लेकर के 1296। अच्छा, ये चीज़ कि खिलजी डायनेस्टी का जो शासन शुरू होता है वो 1290 से लेकर 1320 तक था। इस दौरान जो है खिलजी वंश का शासन रहा। खिलजी वंश के शासकों में सबसे ज़्यादा जिसका इतिहास में नाम आता है, जिसकी सबसे ज़्यादा अचीवमेंट रही है, वो थी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि 4 साल के शासनकाल में जलालुद्दीन, एक तो शासन भी उसका कम समय का था, रूलिंग पीरियड उसका कम था, बूढ़ा भी हो चुका था, वो 70 साल की उसकी एज हो चुकी थी, इसलिए उसकी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। बस अचीवमेंट थी कि ही फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी इन इंडिया। उसने भारत में जो है खिलजी डायनेस्टी को स्थापित किया, वो उसका फाउंडर था। बस 4 साल के शासन में उसकी एक बड़ी जो उपलब्धि थी वो उपलब्धि थी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द देवगिरी, कि देवगिरी पर उसने विजय प्राप्त की थी और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ही सेनाएं गई थी और देवगिरी पर विजय प्राप्त की थी। तो इस तरह से जो जलालुद्दीन खिलजी का साइन था, इसमें कोई बहुत उपलब्धि नहीं थी। और 1296 में जैसे मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद वह शासक। अलाउद्दीन खिलजी बहुत एम्बिशियस थे। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो रूलिंग पीरियड था वो 1296 से लेकर के 1316 था। इस बीच उसने शासन किया था, लेकिन वो बहुत महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ वो बहुत अच्छा वॉरियर भी था और बहुत अच्छा प्रशासक भी था। वो बहुत अच्छा योद्धा भी था और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासक भी था। इसलिए उसके समय में न सिर्फ
किंगडम में एक्सपेंशन हुआ, न सिर्फ उसके राज्यों का ही विस्तार हुआ बल्कि शासन व्यवस्था भी बहुत चुस्त दुरुस्त रही और स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहा। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। वह अच्छा कमांडर भी था और वह बहुत पावरफुल एम्पायर की स्थापना करना चाहता था इंडिया में। वह एक बहुत ही पावरफुल किंगडम की इंडिया में स्थापना करना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत सारे रिफॉर्म किए। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे, कुछ आर्मी में रिफॉर्म थे, कुछ स्पाइस सिस्टम में रिफॉर्म थे। तो इस तरह से उसने कई तरह से रिफॉर्म करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने शासन को मजबूत किया था। आइए हम पहले बात करते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट द टैक्सेशन एंड कंट्रोल ऑफ मार्केट। तो जो अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी थी, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है टैक्सेशन एंड कंट्रोल ऑफ मार्केट्स। अलाउद्दीन हैज एस्टैब्लिश्ड ए ह्यूज आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी आर्मी संगठित की थी। उसने आर्मी की संख्या बहुत अधिक बढ़ाई थी, आर्मी को उसने और मजबूत बनाया। चूँकि बिकॉज ही वांटेड टू एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर, क्योंकि वो अपने एम्पायर को और अधिक एक्सपेंड करना चाहता था और अधिक बढ़ाना चाहता था, तो उसके लिए ज़रूरत थी मिलिट्री की। तो इसलिए उसने अपनी मिलिट्री का जो है काफ़ी भर्ती की मिलिट्री में उसकी संख्या काफ़ी अधिक बढ़ाई और इसके बाद वह अपने राज्य विस्तार में लग गया। लेकिन अब इतनी जब आर्मी बहुत बड़ी हो गई तो उसके रख रखाव के लिए खर्च भी चाहिए, उसके रख रखाव के लिए पैसे भी चाहिए। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी बहुत समय तक शासन नहीं कर पाया और उस समय के जो शासक थे, उस समय के शासकों के पास रेवेन्यू का कोई बहुत ज़्यादा सोर्स भी नहीं था। क्योंकि जैसे जैसे राज्य का विस्तार होगा वैसे वैसे रेवेन्यू आएगी। क्योंकि जो रेवेन्यू का जो सोर्स था, द मेन सोर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू था लैंड रेवेन्यू। वो लैंड रेवेन्यू था जो मेन सोर्स था। तो इससे एरिया एक्सपेंशन अगर किया जाता है तो उससे लैंड रेवेन्यू और मिलती थी। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने समस्या थी कि इतनी बड़ी आर्मी का खर्चा कहाँ से किया जाए, खर्चा उठाया कैसे जाए। तो उसके कुछ टैक्सेशन रिफॉर्म्स की। टैक्सेशन रिफॉर्म्स ने ये किया कि पहले तो उसने दोआब का जो क्षेत्र, दोआब का क्षेत्र मतलब था कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र कहा जाता है, द एरिया बिटवीन द टू रिवर्स, उसे कहा जाता है दोआब का क्षेत्र। तो गंगा और यमुना के बीच में दोआब का जो क्षेत्र था, इट वॉज ए वेरी फर्टाइल, यह बहुत ही फर्टाइल लैंड थी और यहाँ के जो किसान थे वो धनी थे। तो पहला तो काम उसने ये किया कि ही इंक्रीज द टैक्सेस इन द दोआब बाय 50%। उसने जो है वहाँ पर टैक्स जो है काफ़ी बढ़ा दिया और वहाँ टोटल प्रोडक्शन का उसने लगभग 50% टैक्स लगा दिया, जिससे कि जो वहाँ पर जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, वो धनी थे। इससे उसने सोचा कि अगर यहाँ पर हम टैक्स बढ़ाते हैं तो यहाँ किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और उसे अधिक लैंड रेवेन्यू भी मिल जाएगी। तो पहला काम उसने किया कि उसने दोआब क्षेत्र में जो टैक्स था उसको उसने 50% बढ़ा दिया। 50% बढ़ाने से उसका रेवेन्यू जो है बढ़ गया। इसके अलावा अब मार्केट में जो चीज़ें थी उनकी प्राइस भी उसने फिक्स कर दी, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी के लिए उसे भोजन पानी की व्यवस्था करनी। तो इसने इसके लिए मार्केट रिफॉर्म शुरू किया। इसने हर चीज़ के दाम फिक्स कर दिए। इसने जैसे सब्जी है तो सब्जियों के रेट इसने फिक्स कर दिए कि इस रेट से ज़्यादा कोई सब्जी नहीं मिल सकती। इससे अनाजों को जो फूड ग्रेन्स थे उनके रेट भी इसने फिक्स कर दिए कि इस रेट से ज़्यादा कोई नहीं बेच सकता था। इससे उसे काफ़ी फायदा हुआ। इससे फायदा उसे ये हुआ कि उतनी बड़ी आर्मी के लिए इसे फूड ग्रेन्स की व्यवस्था करनी थी, सब्जी की व्यवस्था करनी थी, खाने के लिए व्यवस्था करनी थी। तो मार्केट में जब रेट कम हो गया तो इससे वो आसानी के साथ उसकी व्यवस्था कर सके। दूसरी चीज़ कि ऐसे लोग जो शहरों में रहते थे, मतलब जो कैपिटल एरिया में रहते थे, उन लोगों को जो फूड ग्रेन्स वगैरह मिलता था वो किसानों से फल फूल सब्जियाँ ऐसे भी मिलती थी, किसानों से मिलती थी, तो उन्हें कम रेट पर मिलने लगी। तो इससे उनमें कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो इस टैक्सेशन पॉलिसी के द्वारा उसने जो है एक जो उसकी ह्यूज आर्मी थी, उस ह्यूज आर्मी को उसने संगठित करने में एक महत्वपूर्ण और इससे उसकी बढ़ती हुई आर्मीज के लिए जो रेवेन्यू की जरूरत थी वो रेवेन्यू की पूर्ति उससे होती रही। तो ये थे उसकी रिफॉर्म, टैक्सेशन रिफॉर्म्स। उसने एक भी किया कि ऐसी लैंड जो कि नोबल्स के पास थी, और इसे होता क्या था कि जो नोबल्स थे उनको जो लैंड अलाट की जाती थी वो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता रहता था और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता था। तो ऐसे भी ज़मीनें थी जो कि अब इलीगल हो गई थी और वो अभी भी नोबल्स के पास थी। तो इससे सब उन ज़मीनों को जब्त कर दिया। जो नोबल्स को फ्री ज़मीनें दी गई थी वो इसने जब्त कर दिया।
तो इससे क्या हुआ कि इसके पास जो लैंड था वो लैंड की मात्रा बढ़ गई। तो इसने ये भी इसने रिफॉर्म किया। जो इसकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो अचीवमेंट थी मार्केट रिफॉर्म। मार्केट रिफॉर्म की जो पॉलिसी थी उसकी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इससे सभी लोगों को फायदा हुआ, क्योंकि चीज़ों के दाम फिक्स हो गए थे। तो इसको अपना शासन चलाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और किसी तरह का इसके शासन में कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो टैक्सेशन पॉलिसी में क्या था कि वह दुर्लभ क्षेत्र में टैक्स को बढ़ा दिया था और टैक्स जो है टोटल प्रोडक्शन का 50% दिया। इससे जो नोबल्स की ज़मीनें थी, जो ऐसी जगह थी जो सस्पेक्टेड थी और उन लोगों के पास एक्सेस रूप में थी, उसको इसने ले लिया उन लोगों से और उसको अपने अधिकार में ले लिया। तीसरा काम इसने किया कि कम्युनिटी की जो प्राइसें थी उसको इसने फिक्स कर दिया। तो इससे इसे बहुत फायदा हुआ और इसे ह्यूज आर्मी को इसे मेंटेन करने में से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इसी नाते विद्रोह भी नहीं हुआ इसके समय में। अब फिर हम बात करें तो रिफॉर्म इन लैंड रेवेन्यू में भी इसने रिफॉर्म किया। लैंड रेवेन्यू इससे रिफॉर्म किया कि पहले तो इससे काम किया कि जो लैंड थी, जो कल्टिवेटेड लैंड थी, उसका इसने मेजरमेंट करवाया, उसकी माप करवाई। उसकी माप करवाने के बाद फिर उस पर टैक्स फिक्स किया गया कि कौन कितना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो होता था कि लैंड मेजर नहीं की जाती थी और लैंड मेजर ना करने का ऐसे ही अंदाजे से टैक्स लगा दिया जाता, फिक्स कर दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि इसकी टैक्स जो लैंड रेवेन्यू थी वह लैंड रेवेन्यू बढ़ गई। तो इससे सारी लैंडों का मेजरमेंट करवाया और उसके हिसाब से इसने उस पर टैक्स लगाया। तो इस प्रैक्टिस को अपनाने से क्या हुआ, उसकी लैंड रेवेन्यू बढ़ गई, मतलब कि सरकार को मिलने वाला जो रेवेन्यू था वह बढ़ गया। फिर इसके बाद था फ्रंटियर पॉलिसी। अब फ्रंटियर पॉलिसी की बात अगर हम करें तो फ्रंटियर पॉलिसी की बहुत अधिक ज़रूरत थी, क्योंकि मंगोल जो थे, मंगोल बार बार भारत पर अटैक करते थे। वो भारत में शासन करना चाहते थे क्योंकि जानते थे कि भारत एक धनी देश है। इससे जो हमारे देश की सीमाएं थी, उन सीमाओं को मजबूत रखना बहुत जरूरी था। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के आक्रमण का भय और अधिक बढ़ गया था, क्योंकि जो मंगोल थे वह अपने आप को और अधिक सशक्त कर रहे थे और वो सशक्त होते भी जा रहे थे। तो इसने फ्रंटियर पॉलिसी में किया कि इससे जो ओल्ड फोर्ट है उनकी मरम्मत करवाई और फ्रंट पर फ्रंटियर एरिया में इसने कई नए फोर्ट भी बनवाए और वहाँ पे मिलिट्री जो है उसने लगा दी, वहाँ पर मिलिट्री उसने इस्टेब्लिश कर दी, जिससे कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे मंगोलों के आक्रमण को रोका जा सके। जैसे जब पंजाब का जो क्षेत्र था और जो फ्रंटियर एरिया, जैसे पंजाब का क्षेत्र था, तो फ्रंटियर एरिया में इसने एक ऐसे ट्रस्टेड गवर्नर को अपॉइंट किया जो कि काफ़ी अच्छा योद्धा हो, जो काफ़ी कुशल प्रशासक हो, जिससे कि मंगोलों के आक्रमण को झेला जा सके। तो इससे पंजाब का जैसे क्षेत्र था वहाँ से अक्सर मंगोलों का अटैक का भय रहता था, नॉर्थ एरिया था, नॉर्थ का पार्ट था हमारा, तो वहाँ से भय के कारण इसने पंजाब में अपने एक ट्रस्टेड गवर्नर को अपॉइंट किया और अच्छे मिलिट्री मैन को इसने अपॉइंट किया, जिससे कि वहाँ पर मंगोलों के आक्रमण को रोका जा सके। तो ये थी इसकी फ्रंटियर पॉलिसी। इसके समय में भी मंगोलों ने अटैक किया लेकिन वो सफल नहीं हुए, मंगोलों को भगा दिया गया। फिर हम बात करते हैं रिफॉर्म इन आर्मी। अब आर्मी में भी रिफॉर्म की जरूरत थी। एक आर्मी इसकी काफ़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि जो जैसा कि पहले मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत एम्बिशियस था और विश्व विजेता बनना चाहता था। ही वांटेड टू बी सेकंड अलेक्जेंडर, वो एक दूसरा अलेक्जेंडर बनना चाहता था। तो इससे एक बहुत बड़ी आर्मी उसने बनाई और उसने कुछ आर्मी में भी कुछ रिफॉर्म किए जिससे कि आर्मी संगठित रहे। तो आर्मी में जो संगठित बात थी, पहली चीज़ तो ये थी कि इसने जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स को इसने अच्छी सैलरी दी और पहले जो सैलरी दी जाती थी वो काइंड में दी। कैश, दो तरह के सिस्टम थे, कैश एंड काइंड, या तो कैश में रुपया दीजिए या हमको कुछ ज़मीन दीजिए। तो इससे क्या किया कि मिलिट्री मैन को जो ज़मीनें दी गई थी उसने वापस इसने कैश में देना शुरू किया और अच्छी सैलरी दिया। दूसरी चीज़, हर सैनिक का एक हुलिया रखा जाता था। हुलिया रखा जाता था मतलब ये कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी आँख कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, उसके शरीर पर कोई चिन्ह है, निशान है, तो ये सब रखा जाता था जिससे कि उसकी पहचान की जा सके। जो घोड़े होते थे, घोड़ों को भी पहचान रखी जाती थी। एक सिस्टम शुरू किया गया था दाग सिस्टम। दाग सिस्टम का मतलब ये था कि घोड़ों को एक चिन्ह लगाया जाता, उनको दागा जाता था। दागने से मतलब ये है कि लोहे का चिन्ह होता था, एक सिंबल होता था, उसको गर्म करके उसकी पीठ पर मार दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि स्किन जो होती थी
स्किन वहाँ से निकल जाती थी, उसमें चिन्ह लग जाता था, निशान लग जाता था। तो इसने दाग सिस्टम भी शुरू किया था और इसने घोड़ों का भी और जो मिलिट्री मैन थे उनका भी पूरा ये पुलिया रखता था, जिससे कि अदला बदली ना की जा सके। तो इस तरह से आर्मी को उसने और सुपीरियर बनाया। इसके अलावा उसने स्पाई सिस्टम को भी उसने काफ़ी और इफिशियंट किया। देर आर अदर मेनी रिफॉर्म्स ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की ने और बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, जिनमें थे कि स्पाई सिस्टम था, इसके अलावा रिलेशनशिप अमंग द नोबल्स था, और इसके अलावा उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, उसका साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी और कहाँ तक उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो दीज पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट लेक्चर। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रिफॉर्म इन आर्मी तक की स्पाई सिस्टम और नेक्स्ट जो इसके रिफॉर्म थे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स